धक्कड़ खबर, बेखौफसमा बेबाक अंदाज। धक्कड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। वैश्विक हलचल, जी हां, वैश्विक हलचल का वो ताजा बुलेटिन लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हो चुके हैं, जिसमें बात करते हैं देश दुनिया ही नहीं, गाजा, फिलिस्तीन, इजराइल, ईरान, लेबनान, सीरिया, रूस और यूक्रेन की खास तौर पर। और इसके अलावा कुछ विशेष खबरों से भी आपको कराते हैं रूबरू, जो आपके लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा हो सकती हैं। और इन तमाम पहलुओं पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ जाते हैं कृष्णकांत जी यानी के जी, जो भारतीय वायुसेना के रिटायर्ड ऑफिसर हैं और जियो पॉलिटिक्स पर वाकई में अपनी पैनी ही नहीं गहरी नजर भी रखते हैं। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। थैंक यू मिस्टर अकरम। एक रोचक खबर कहें, मनोरंजक खबर कहें, दिलचस्प खबर कहें, जो भी शब्द इस्तेमाल करना चाहें आप वो कर सकते हैं, लेकिन खबर ये है कि कश्मीर के पानी में वो दुबिलाऊ। ये सही में 25-30 वर्षों के बाद, जैसा कि रिपोर्ट में आ रहा है, कश्मीर में दिखा है, वहां से गायब हो गया था। ऐसा नहीं था कि कश्मीर के लिए नया चीज है, लेकिन गायब हो गया था, जिसे उदबिलाव को अंग्रेजी में ऑटर कहते हैं, वहां के लोकल लोग वुडर कहते हैं। अब पता नहीं वुडर क्यों कहते हैं, हो सकता है ऑटर से जुड़ा हुआ हो। और उदबिलाव हमारी जनता देख सकती है फोटो में, वो आगे में चूहे की तरह मूंछ और पीछे से एक छोटा सा, वो बड़ा प्यारा जंतु है, पानी का जंतु है और फ्रेंडली है। तो गायब होने का कारण है कि जो भी झील था, जो नदियां थी जिसमें रहते थे, वह गंदा हो गया, पानी सूख गया और लोगों ने इसका शिकार करना शुरू कर दिया। सबसे गड़बड़ चीज वो था। और या तो वहां से चले गए या गायब हो गए या खत्म हो गए। लेकिन फिर धीमे धीमे यूरेशियन, मतलब कहते हैं कि यूरोप और एशिया के इस हिस्से के, तो ये लोग फिर कहीं ना कहीं से गलती से आ गए हैं। और उम्मीद करता हूं कि कश्मीर की सरकार इसकी संरक्षण देगी और फिर से ये बढ़ेंगे, क्योंकि इनका जहां तक जलवायु का एक समीकरण होता है, इक्वेशन होता है, उसको बराबर रखने में करते हैं। फालतू के कीड़े मकोड़े, मछलियों का वैसे होना, तो उसका एक अच्छा बढ़िया बनता है। इको जो फ्रेंडली वातावरण है, जिसमें जीव जंतु भी हैं और अच्छा भी लगता है जी। जो चाइना यानी चीन खुश हो रहा था पाकिस्तान में अपने हथियार इस्तेमाल करवाकर, अपने जहाज इस्तेमाल करवाकर, और उसे दुनिया भर से ऑर्डर भी मिलने लगे थे, लगता है उस चीन का मार्केट अब डाउन होने वाला है। क्योंकि कल बांग्लादेश में जो वहां की एयरफोर्स का जो विमान गिरा है स्कूल के ऊपर, और जिसमें जो मौतें हुई हैं, उसके बाद से लोग कह रहे हैं कि भैया चाइना है, चलेगा तो चांद तक, ना चलेगा तो शाम तक। अब देखिए, गड़बड़ियां तो हो सकती हैं, लेकिन अभी तक की जो प्राइमरी रिपोर्ट मैंने ढूंढा था, क्या कारण हो सकता है, उसमें टेक्निकल एरर आ रहा है। तो टेक्निकल गड़बड़ी यानी पायलट का नहीं लग रहा है, हो सकता है बाद में कुछ और लगाएं, या बर्ड हिट नहीं है, उस तरह की चीजें नहीं है। तो टेक्निकल क्यों हुआ, जबकि इस जहाज का नाम इन्होंने जो रखा है F7BGI, कहने के लिए MiG-21 का काफी एडवांस वर्जन है। और बीजीआई का मतलब होता है बांग्लादेश ग्लास कॉकपिट इंप्रूव्ड, यानी खास टेक्नोलॉजी से वो जो सामने पायलट देखता है, जो भी इंस्ट्रूमेंट होता है, जो एयर स्पीड दिखा रहा है, ग्राउंड स्पीड दिखा रहा है, ऊपर चढ़ने की दिशा दिखा रहा है, वगैरह वगैरह, ऑल्टीट्यूड दिखा रहा है, उस सबको ग्लास के रूप में बड़ा बढ़िया से सबको मिलाकर, एआई भले ही ना हो लेकिन काफी एडवांस वर्जन है। और इसी के हिसाब से मैं उम्मीद करता हूं कि पावर भी ज्यादा होगा, इंजन बेहतर होगा, इसकी सर्वाइविलिटी ज्यादा होगी। और खासकर जबकि यह ट्रेनर था, यदि यह ट्रेनर इंस्टीट्यूट बांग्लादेश के राजधानी ढाका के इर्द गिर्द क्षेत्रों में या ढाका में है, आसपास स्कूल वगैरह है, तो यह ज्यादा ध्यान देना होगा कि गड़बड़ ना हो। और ये पायलट अभी उसको सोलो मिला था, यानी इसकी ट्रेनिंग पूरी हो चुकी थी और वह जा रहा था वह उड़ाने के लिए। और ऐसा लगता है, कहा गया है कि ये लास्ट तक कोशिश करता रहा कि जो आबादी क्षेत्र है उससे थोड़ा दूर हटे, इस चक्कर में इजेक्ट नहीं कर सका और फाइनली वहां क्रैश हो गया। वैसे जहाज कहने के लिए 2011-13 में ये लिया गया था, 16 थे, बेसिकली लॉन्ग रेंज के लिए था। तो इस पे निश्चित रूप से सवाल जो उठेगा वो चीन पे तो है ही है, लेकिन बांग्लादेश का जो भी मेंटेनेंस टीम है वहां का, बांग्लादेश एयरफोर्स का है। इतना पुराने जहाज में तुम ट्रेनिंग दे रहे हो अपने पायलट को, वो भी ढाका, ढाका दुनिया का कहें तो सबसे ज्यादा कंजस्टेड एरिया है तकरीबन, मतलब 8-10 में से गिनती में करें कि वहां पे प्रति एरिया जो किलोमीटर में करें, वहां की जो आबादी है बहुत ही ज्यादा है बाकी जगहों के, हमारी
चांदनी चौक इर्द गिर्द के एरिया से भी ज्यादा मतलब उसमें भरा हुआ है। तो बिल्कुल। क्यों यहाँ के जगह पे उड़ा रहे हैं? नंबर 2, क्यों नहीं इसका देखभाल किया है? नंबर 3, क्या पायलट को भेजना अभी सही था? ये बहुत सारे सवाल होंगे जो उनकी एक यहां तक कि उनके प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि भाई जो कुछ हो रहा है उस पर मैं ध्यान रखूंगा और पूरी तरह से पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि क्यों हुआ। यानी मामला उनके लिए इस हद तक का महत्वपूर्ण है। जी। चलिए इसे संयोग कह सकते हैं। हमारे यहाँ भी अहमदाबाद में उन छात्रों के ऊपर जाकर हमारा वो हवाई जहाज गिर गया था, जो यात्री विमान था, 12 जून को। और इसके बाद अब यहाँ पे स्कूल पे गिर गया है। ये यात्री विमान नहीं है, ये एयरफोर्स का है। लेकिन यहाँ एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है सर, कि चाइना का जहाज पाकिस्तान इस्तेमाल कर रहा है, चाइना का जहाज बांग्लादेश इस्तेमाल कर रहा है, और हम एवं ही विश्व गुरु बने घूम रहे हैं। हमारे पड़ोसी भी हमारे प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करते। चाइना की शुरुआत हो रही है। चाइना अब सिविल जहाज भी बनाने लगा। अभी तक देखें तो हम मुख्यतः बोइंग या एयरबस से सुनते थे। यूरोपियन यूनियन का जो भी था उनका जहाज था। चाइना वहां भी चला गया है। तो चाइना हमसे काफी आगे, केवल जीडीपी में नहीं बल्कि जियोपॉलिटिक्स में, और खासकर उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में, उसका स्पेस टेक्नोलॉजी में, चाहे वो फाइटर जहाज का लेकर हो या किसी भी जगह हो, वो हर जगह काफी आगे बढ़ चुका है, जहां अमेरिका को चिंता हो रही है। और चाइना को यह भी लग रहा है कि जब चाइना के राष्ट्रपति शी जाते हैं यूरोपियन यूनियन तो कहते हैं कि हम रूस को हारते हुए नहीं देख सकते। इसलिए नहीं कि रूस से बहुत प्यार है उनको, बल्कि इसलिए उन्हें साफ नजर आ रहा है कि रूस के बाद से अगला कदम जो हो चीन को घेरने की होगी, जिसमें इंडिया भी शामिल है। तो चाइना हमसे बहुत आगे चल चुका है। भले ही अपने आप को विश्व गुरु कहे, हमारे देश के लोग बाग विदेशों में जाके हों, फोटो खिंचवा ले, वो सब अलग बात है, लेकिन चाइना की बराबरी अभी हम नहीं कर सकते। जी। इस बात को तो हमारे देश के विदेश मंत्री भी मान चुके हैं, और उन्होंने कहा था कि चाइना एक बड़ी इकोनॉमी है, उससे पाकिस्तान की तरह जवाब नहीं लिया जा सकता या हमले नहीं किए जा सकते, सीमा विवाद पर जब उन्होंने ये बयान दिया था। खैर, जापान में लगता है डूब गई सरकार, लेकिन प्रधानमंत्री कह रहा है मैं नहीं छोड़ूंगा कुर्सी जब तक कि ट्रंप के साथ व्यापार समझौता नहीं कर लूंगा। और दक्षिणपंथी जिस तरीके से जापान में उभर कर आ रहे हैं सर, क्या लगता है विचारधारा के तौर पर पूरी दुनिया में ही बवाल हो गया क्या? देखिए, दक्षिणपंथी तो खुद ही हैं, अब कहने के लिए एक्सट्रीम राइट है, मतलब उनसे ज्यादा दक्षिणपंथी लोग आ रहे हैं। और जापान की कई समस्याएं हैं। अभी तक हम कहते थे कि जापान देखो, वहां का प्रशासन देखो, वहां की चीजें देखो। अब साफ लग रहा है कि जापान पिछले 10 वर्षों से कितनी भी कोशिश कर ले, महंगाई या इन्फ्लेशन को नहीं रोक सका है। बेरोजगारी हमसे तो मतलब ज्यादा कंट्रोल है, इसमें संदेह नहीं है। लेकिन जनता का, मजदूरों का जो एक वेतन बढ़ता है वह नहीं बढ़ रहा है, वह स्टैग्नेंट है पिछले 10 वर्षों से। यानी उनकी खरीदने की क्षमता, चूंकि महंगाई बढ़ रही है इसलिए घट रहा है, वेतन उतना ही को उतना है, चीजों के दाम बढ़ गए। यानी अप्रत्यक्ष रूप से कहें तो उनका वेतन घट गया है, पिछले 10 वर्षों में लगातार घट रहा है। और इसलिए वहां के जो तथाकथित रूप से जो एक्सट्रीम राइटिस्ट है वह आगे बढ़ रहे हैं। और लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी जिसके अभी के राष्ट्रपति है, इशिबा की जिसकी बात कर रहे हैं, जितना भी जोर लगा ले, पिछले बार 2024 के चुनाव में अक्टूबर नवंबर में हुआ था, उसमें जो लोअर इनका पार्लियामेंट था उसमें बहुमत खो चुके हैं, अपर में भी बहुमत खो चुके हैं। डेटा के देने की जरूरत नहीं है, काफी अच्छी तरह खोया है। और जो एक्सट्रीम राइट वाले उनका एक है, उनका जो 2-4 था बढ़ के 40-50 हो गया। आप अंदाजा लगा सकते कितना हो रहा है। तो आम जनता ये देख रही है कि भाई ये तथाकथित सेंट्रिस्ट या सो कॉल्ड लेफ्टिस्ट, जो कि वास्तव में लेफ्टिस्ट कहीं से कहें तो कम्युनिस्ट नहीं है, वह जनता के लिए नहीं है, जैसे लेबर पार्टी इंग्लैंड की है, वह काफी उतनी घटिया जितना ये सब राइटिस्ट है। तो जनता देख रही थी क्यों नहीं मिलने के पास जाए, शायद कुछ मिल जाए। और दिमाग में उनको जो लगातार बार बार भरा जा रहा है कि जापान दुनिया का सबसे महान देश है, कल्चर है, और जो एक्सट्रीम राइटिस्ट है वो भी कर रहे हैं लेट्स मेक जापान फर्स्ट अगेन, यानी जापान को पहला बनाना है, चूंकि पहले में रह चुके हैं। और सब जगह यही कोशिश करके जनता को पूरी दुनिया भर में मूर्ख बनाया जा रहा है, और हम भी बेचारे क्या करें ना करें, उहापोह में मूर्ख बन रहे हैं। जी। एक फार्मूला जो पूरी दुनिया में बेचा जा रहा है, हमारे यहां भी बेचा गया, ट्रंप ने भी बेचा, और तमाम देशों में भी बेचा जा रहा है। खैर, अगली खबर का रुख कर लेते हैं। इटली को क्या दिक्कत है उस संगीतकार से जिसको पुतिन समर्थित बताया जाता है? अब ये संगीतकार पूरे रूप से नहीं है, ये मतलब अपना शो करते हैं, कई तरह की चीज है। और ये प्रो पुतिन तो है, इसमें संदेह नहीं जहां तक कहा गया है। और इनके बारे में है कि भाई
ये जो कार्यक्रम करते आ रहे हैं पिछले 3-4 वर्षों से, कहीं ना कहीं से इसमें रशिया का गुणगान होता है। क्रीमिया के ऊपर 2014 के आसपास में रूस ने जो टेक ओवर कर लिया उसकी निंदा नहीं करते, उसको कहते हैं कि सही बात है। रूस ने जो आक्रमण किया यूक्रेन पर, उसको कहते हैं कि इसमें कोई गलती नहीं है और उसकी निंदा नहीं करते हैं। यदि निंदा करना हो तो इसराइल की निंदा करते हैं, पैलेस्टीन स्टेट का समर्थन करते हैं। तो इसके खिलाफ में वहां का, याद होगा एक 1.5 वर्ष पहले वहां के जेल में थे एक एंटी पुतिन, नावाल्नया करके नाम था, जिनकी मौत हो गई और थी। वो छूटे। हाँ, मौत होगी जहर में। उनकी पत्नी हर जगह कोशिश कर रही है पुतिन के खिलाफ, वो भी इटली में जाकर शोर मचाया कि इनको क्यों बोले दिया जा रहा है। हम्म। और इटली के प्रधानमंत्री जो है वह तो खैर है ही है एंटी रशिया और प्रो अमेरिका, और जहां तक जो भी बात है, तो इसलिए अचानक उन्होंने बिना कारण बताए बंद कर दिया। हालांकि इसकी रूस ने निंदा की है, लेकिन निंदा करने से कोई अंतर नहीं पड़ता है। आज 22 तारीख है, 5 दिन बाद एक कार्यक्रम होने वाला था, वह खत्म कर दिया गया। यानी कहीं ना कहीं से, हालांकि नाम नहीं आया, लगता है कि मोसाद या जो प्रो इजरायली लॉबी है वो भी काम यहां कर रही है। जी चलिए, भाभी जी ने अच्छा कदम उठाया है, कम से कम ट्रंप बाबा खुश और मस्क बाबा भी खुश। अब रुक कर लेते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच चल रही तनातनी से जुड़ी हुई खबरों का। 23 से 24 तारीख के बीच प्रधानमंत्री ब्रिटेन के दौरे पर जाने वाले हैं, ये तो बड़ी खबर है ये। लेकिन इसी के साथ मुझे लगता है बड़ी खबर ये है कि वो जाने वाले हैं मालदीव के दौरे पर भी, और बहुत मुद्दत बाद ऐसा हो रहा है कि वो भारत और आसपास के जो देश हैं उनका दौरा शुरू करने वाले हैं, और शायद उसकी शुरुआत वो मालदीव से कर रहे हैं। आपको क्या लगता है? मालदीव का इंडिपेंडेंस डे है 25-26 जुलाई में, 25 को जाएंगे तो 26 को होगा संभवतः, और 60वां है, 60 तो इंपॉर्टेंट उनके लिए माइलस्टोन है। और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न्योता दिया है, ये न्योता मान गए। न्योता तो जहां मिलता है चले जाते हैं। एक बीच में आया था कि ट्रंप ने बुलाया था इन्हें, ये नहीं गए क्योंकि यहां पे कोई कार्यक्रम था जिसमें मुझे संदेह है, खैर उसको हम छोड़ दें। तो मालदीव कोशिश कर रहा है कि भारत से उसका संबंध बना रहे, एकमात्र अपना सारा का सारा अंडा एक ही टोकरी में ना रखे, यानी चीन की ही उसमें ना जाए। और वह मालदीव की कहें तो विदेश नीति एक तरह से सही है। जहां तक इंग्लैंड की बात है, इनका चौथा दौरा है, और पिछले 4-5 वर्षों में पहला दौरा, इसके बाद काफी गए हैं। तो केवल हमारे ही देश के नहीं, दूसरे देशों को भी देख ले जो कि अभी कहें तो जो एडवांस कर रहे हैं, जो पूरी तरह से एक तरह से एडवांस्ड कैपिटलिस्ट कंट्री नहीं है, वो लोगों के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति या उनके फॉरेन मिनिस्ट्री खुद दौरा कर रहे हैं, और आम जनता के कमाए हुए धन और टैक्स पे ये लोग ऐशो आराम कर रहे हैं। उसे पाएंगे कि वैसे लोग खूब घूम रहे हैं जिनकी इच्छा थी बचपन से कि हम घूमे, करें, फोटो खिंचवाएं। इन लोगों को मौका मिल रहा है, जैसे हिटलर था या मुसोलिनी था। तो वो चीजें फिर से पूरे दुनिया भर में दक्षिण पंथ का वो नजारा बढ़ रहा है, आम जनता को ढकेला जा रहा है। और पार्श्व में पर्सनल अनुभव और बताइए सर, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, माफी चाहता हूं उसके लिए। लोग कहते हैं कि 55 के बाद फिर से बचपन शुरू हो जाता है, आपका अनुभव क्या है? मैं तो 55 को क्रॉस कर चुका हूं 10 वर्ष पहले। अब मतलब और 55 के बाद जो जहां बचपन तक शुरू हो घूमने की जाता है बात उसके है, बारे मैं में भी बताइए। चाहता हूं। तो बचपन तो शुरू नहीं हुआ मेरा उस ढंग से, क्योंकि जो मैं था, जहां भी था, मिडिल क्लास या मिडिल क्लास से थोड़ा लोअर स्टेटस में ही कहे, उसके बाद से एयरफोर्स में है। तो सामान्य चीजों के लिए मुझे उस तरह की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ा जैसे बाकी लोगों को देखता हूं। तो उस हिसाब से उस तरह की चीजें नहीं थी। दूसरे, जब विचारधारा प्रगतिशील हो तो आप केवल अपने आप में नहीं सोचते, अपने वर्ग के बारे में सोचते हैं कि मैं किस वर्ग का हूं, क्या मैं पूंजीपति वर्ग का हूं, क्या मैं किसानों की जो उनके जमींदार हैं उस वर्ग का हूं, क्या मैं मजदूर वर्ग में आता हूं। इसके बावजूद कि मैं फौज में था, मैं पाया कि मैं मजदूर वर्ग के साथ हूं। मेरे पिताजी मेहनत कश थे, मेरे बाबा वगैरह जो लोग थे हालांकि गवर्नमेंट ऑफिसर थे, इसके बावजूद भी कहीं ना कहीं से वो रहे हैं। और कहीं ना कहीं से मैं पाया कि धीमे धीमे मैं एक तरह से भगत सिंह का समर्थक बना, यानी अंधविश्वास से दूर रहा। तो उस हालत में यदि मन में इच्छाएं भी हो, घूमने की आज भी इच्छा है, वो मुझे अच्छा लगता है। बचपन से ही था, नागालैंड जाऊंगा तो जा चुका,
मंगोलिया जाने की बड़ी इच्छा थी, ऐसे जगह जहां और लोग ना जा पाए, मैं नहीं जा पाया हूं अभी तक। जो भी हो, अभी मौका मिलेगा तो नॉर्थ कोरिया, क्यूबा भी जाऊंगा, दूसरे देशों में घूमूंगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं फोटो खिंचवाऊं, जाऊं, अपना नाम कमाऊं, ऐसे कुछ नहीं है। जब तक मेरे वर्ग यानी हम लोग की वर्ग की इच्छा पूरी नहीं होती, यानी शोषण विहीन समाज नहीं बनता है, तब तक इन इच्छाओं को यदि दबाया जाए तो अच्छा है, क्योंकि इच्छाएं अनंत हैं। जी। यही इंसान होने की सबसे बड़ी पहचान है। आदमी खुद में ना जिए, अपने आसपास के समाज का, अपने क्षेत्र का, अपने देश का, अपने वर्ग का, हर चीज का उसको एहसास होना चाहिए। और ये एहसास आपके अंदर है, इसको लेके मैं आपके जज्बे को सलाम करता हूं। आगे बढ़ते हैं और अगली जो खबर हमारे पास आ रही है, 25 जुलाई को पाकिस्तान के दौरे पर ईरान के राष्ट्रपति। ये थोड़ा महत्वपूर्ण इसलिए है कि युद्ध के बाद से, यानी जो 12 दिन का युद्ध चला ईरान और इसराइल के अंदर, तो उसके बाद इन लोगों का कुछ सोच समझ में, तकनीकी में बहुत चीजों में परिवर्तन आ रहा है। ये यहाँ के विदेश मंत्री या रक्षा मंत्री चीन भी गए थे। वहां से नए तरह के अब फाइटर प्लेन वो ले रहे हैं जो पाकिस्तान इस्तेमाल कर रहा था, J-7, और जो दूसरे वर्षन है वो। रशिया से एयर डिफेंस सिस्टम लाए जा रहे हैं। पाकिस्तान से एक तो पहले जहां तक आतंकवादी हमलाएं हैं, बॉर्डर मिलता है, उससे चर्चा होगी। अफगानिस्तान की चर्चा जरूर होगी कि किस तरह से हम लोग एक साथ जुड़े। अमेरिकी साम्राज्यवाद की बढ़ती इच्छाएं, जो उसका जिस तरह का भी हो, हर जगह वो प्रतिबंध लगा रहा है, हर जगह वो आर्थिक नाकेबंदी कर रहा है, उसमें पाकिस्तान और ईरान किस तरह से साथ है। इस्लामिक कंट्रीज का कोहेशन, हालांकि वो कहीं से मुझे नजर नहीं आता है, वो हवा में उड़ चुका है, अमेरिका और इजराइल ने उसे ध्वस्त कर दिया है, कुछ अलग रास्ता होना चाहिए। तो ये सब चीजें आती हैं। निश्चित रूप से भारत और बांग्लादेश की भी चर्चाएं होंगी, और इस सब चीज के लिए देखें तो 2 दिवसीय कहने के लिए, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बातें होंगी जो आमने सामने बैठ के लोगों के बीच में होगी। और पूरा जो वार्तालाप होगा वो सामने नहीं आएगा। ये कहेंगे कि एक कॉम्प्रहेंसिव स्ट्रेटेजिक मीटिंग हुई है, जो कि हर 2 देश करने की कोशिश करता है। हमारे भारत के प्रधानमंत्री इंग्लैंड जा रहे हैं तो स्ट्रेटेजिक कॉम्प्रहेंसिव मीटिंग कर रहे हैं और ट्रीटी कर रहे हैं, जो पहले ही से ही चला आ रहा है। जी। बिल्कुल महत्वपूर्ण आपने बात कही है, और इसमें सबसे ज्यादा नोट करने वाला मुद्दा यह है कि जब भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ाई चली तो सबसे ज्यादा चर्चा ईरान की थी, क्योंकि वो मध्यस्थता की बात कर रहा था। और जब इजराइल और ईरान के बीच विवाद शुरू हुआ, जंग शुरू हुई, तो सबसे ज्यादा मुखर होकर अगर कोई यूएनएससी में बोल रहा था, यूएन में बोल रहा था ईरान के समर्थन में, तो पाकिस्तान था। तो ये संयोग आगे जाके किस तरीके के प्रयोग में बदलेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं, जो आ रही है चाइना से जुड़ी हुई। चाइना दुनिया का सबसे ऊंचा डैम बनाने जा रहा है, जिसके चलते बताया जा रहा है कि भारत की जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसमें पानी की किल्लत हो जाएगी। क्या हम जो पाकिस्तान का पानी बंद कर रहे हैं सिंधु नदी के जरिए, उसका बदला चाइना ले रहा है, या ये संयोग है बस? चाइना बदला तो नहीं ले रहा है, लेकिन पहले इतना बता दूं कि दोनों में समानता और गैर समानता ये है कि सिंधु नदी के साथ जो एग्रीमेंट था उसमें वर्ल्ड बैंक था और लीगली बाइंडिंग है, भले हम उसको तोड़े या ना तोड़े। जहां तक इस ब्रह्मपुत्र नदी, जिसको वो लोग यारलुंग सेंगपो कहते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी हम कहते हैं, और इसको जमुना रिवर कहते हैं बांग्लादेश में, यानी चीन से होते हुए, भारत होते हुए बांग्लादेश में जा रहा है। कितना पानी रोका जाएगा, नहीं रोका जाएगा, वह तो बात की बात है, देखा जाएगा। भारत ने इसका विरोध भी किया है, और जो प्रो एक तरह से क्लाइमेट वाले लोग हैं, धरती वगैरह का जो अध्ययन करते हैं, कहते हैं कि यह जो पूरा एरिया है, यहाँ सिस्मिक जोन है, यानी बहुत सारे भूकंप आते रहते हैं, और पानी का इतना बड़ा जलाशय यहाँ पर रोक देंगे तो जो एक्स्ट्रा वजन पड़ेगा उसी तरह का होगा। उदाहरण के लिए कहें कि जो हमारे उत्तराखंड में हुआ था 2013 के आसपास में हुआ जी। था, जिसमें तथाकथित रूप से हमारे उस समय के गुजरात के मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अपने एक छोटे से हेलीकॉप्टर में 65 लोगों को बचाया था, जो बड़ी जोर से चल रही थी। खैर उसकी बात छोड़ दीजिए, जबकि हेलीकॉप्टर में 4-5 लोग ही बैठ सकते हैं। तो यह दुनिया का, उनके पास एक बहुत बड़ा पहले से डैम था, जिसका नाम था थ्री गॉर्जेस डैम। गॉर्ज मतलब 3 तरह से जो आ रहा है, गड्ढा है, और उसका था, और दुनिया में बड़ा नामी था क्योंकि ये बहुत बड़ा था, और 180 से 200 मीटर ऊंचा और करीब 2300 मीटर लंबा था। उससे भी ज्यादा बिजली, 3 गुना ज्यादा बिजली पैदा करने वाला। अब इसकी डेटा छोड़ दे, वो बताने की जरूरत नहीं है। 300 बिलियन किलोवाट होगा, और इसके कितने
160 से 170 बिलियन डॉलर लगेंगे। और यह दुनिया का बड़ा ही अनोखा चीज होगा जहां तक इंजीनियरिंग की बात है। जी और इसमें इंजीनियरिंग जो है सो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी तो है ही है, इसमें अर्थ का पूरा वो मतलब जानना पड़ेगा, उसका सैटेलाइट पिक्चर होना जरूरी है, उसका इफेक्ट जो है सिस्मिक जोन में कहां क्या होगा नहीं होगा, ये सारी बड़ी चीजें हैं। और ये पूरी दुनिया को दिखाने के लिए नहीं है, ठीक है। वह पूरे तिब्बत के लिए, और तिब्बत से बाहर भी हो सकता है बिजली यदि भारत मांगे, बांग्लादेश मांगे तो वहां भी पहुंचा दे। हाँ, यहां पे जहां तक सिंधु रिवर की बात है, एग्रीमेंट उससे यहां टूट जाता है कि वहां पे हम तीनों ने मिलकर किया था, भारत, पाकिस्तान और वर्ल्ड बैंक ने। यहां चीन ने एक तरफा कर दिया था कि बांग्लादेश से भी यदि पूछा होगा तो गुप्त रूप से सामने में कोई बातचीत हुई या नजर नहीं है। भारत को तो उसने बिल्कुल नहीं पूछा, ठीक। कम से कम पूछना चाहिए था, भारत का सहयोग लेना चाहिए था मेरे हिसाब से। जी बिल्कुल, या भारत को और सख्ती से बात करनी चाहिए ताकि वो अपनी जो परिस्थिति है आने वाले समय में उससे देशवासियों को बचा सके। अब अगली खबर का अगर हम रुख करें तो वो भी हमारे पास पाकिस्तान से आ रही है। यहां पर एक ऊँटनी का पैर टूट गया और उसको नकली पैर लगा दिया, यानी कि बनावटी पैर लगा दिया। ये पाकिस्तान वाले ऐसा काम करके कि अपने आप को मेडिकल के फील्ड में बहुत बड़ा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, देखिए इससे मसला, देखिए तो ये घटना जो है कुछ वर्ष पहले का है। और इस कैमल का नाम या ऊँटनी का नाम इन्होंने कैमी रखा, कैमल से कैमी, जैसे डॉग को डॉगी कह देते हैं, है ना, हम्म। उस टाइप की चीजें हैं। और ये ऐसा हुआ कि बेचारे गरीब का था, और ये इसको क्या पता कि हमारा जमीन उसका जमीन है, किसी जमींदार के जमीन में घुस गई। और यहाँ पे जमींदार आता है और अपने नौकरों के साथ, 4-5 नौकरों के साथ उसकी इतनी पिटाई करता आगे की टांगे तोड़ दी उसने, मतलब खत्म कर दी, तोड़ी नहीं, खत्म कर दी, एक तरह से काट दिया, कहने में बड़ा खराब लगता है। और उसके बाद से उसका वीडियो बना के उसने सोशल मीडिया पर डाल दिया। हम्म। ये मतलब ये दक्षिण पंथियों का दिमाग हर जगह होता है दुनिया में। जी। आप विपक्षी को मारते हैं, लड़कियों के साथ गंदा काम करते हैं और उसको वीडियो में डाल देते हैं। हम्म। तब वहां पे हंगामा हुआ तो कोर्ट में इसको लाया गया और इस सबको पकड़ के बंद किया गया। जमींदार के साथ नौकरों को क्या उनको पनिशमेंट मिला नहीं मिला अभी चल ही रहा है। लेकिन इस ऊंटनी को इन लोगों ने, जो भी उसका पैसा था उसके मालिक को देके ये लोग कराची लेकर आए। उसका इनिशियल इमेज करा के, ये जो लगाते हैं पैर में नकली जो लगाते हैं, जिसको अंग्रेजी में प्रोस्थेटिक लेग कहते हैं, वो इन्होंने अमेरिका से मंगवाया है और इसको लगाया, और लगा के 2024 के अंत तक लगाया। और उन्होंने कहा कि उन्होंने उठनी पर जोर नहीं दिया, उसको कुछ खाना देना, कुछ करना। उठनी धीमे धीमे उसको लगा कि कुछ जुट गया है, चलना शुरू किया, चलना शुरू कर दिया और उसको वहां की प्रॉपर्टी बना दिया गया। जो संस्था इसको कर दी गई है उसको खिलाया पिया, उसकी जिंदगी बन गई जो भी पैर है। और उस तरह से तो नहीं दौड़ पाएगी ऊंट या उठनी जो भी है, लेकिन उसका चलना फिरना नॉर्मल हो गया। और सही में कहें तो यह मेडिकल करिश्मा है। और यदि वास्तव में सबको मिलता है तो हमारे दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं होगा जो धरती पर लेटा रहे इसलिए कि उसके पास पैर नहीं है, खासकर गाजा में भी। ठीक है सर, वक्त का थोड़ा तकाजा है, फटाफट कुछ खबरें ले लेते हैं और अब शुरू कर रहे हैं हम गाजा से जुड़ी खबरें। जब भूख से लगातार मौतें हो रही हैं सर, तो यूएन को क्या दिक्कत है कि वो घोषित कर दे कि गाजा में अकाल है? यूएन से ये पूछा गया कि नहीं पूछा गया, तो क्या जवाब दिया ये मुझे नहीं मालूम है। लेकिन मैंने जो अन्य माध्यमों से कोशिश की जानने की कि भूखमरी कब डिक्लेयर करते हैं, तो भूखमरी होने के लिए एक अजीबोगरीब चीज है जो ऑफिशियली करता है, और वह टेक्निकली उसको होना चाहिए कि उसे कहते हैं कि 30% बच्चे जो 5 साल से कम है वो हम माल न्यूट्रिशन यानी बिल्कुल जो सूख जाते हैं वैसे हो जाते हैं, वो हो गए। 20% लोगों को बिल्कुल भोजन नहीं मिल रहा है, नहीं भूखे मर रहे हैं। और हर रोज 10,000 में से 2 लोग या 4 बच्चे मर रहे हैं। ये सब चीजें जब तक नहीं पूरा होगा तब तक जो है सो नहीं डिक्लेयर कर सकते हैं। उनका है इंटीग्रेटेड फूड सिक्योरिटी फेज, यानी आईपीसीसी करके है। और ये कहते हैं कि हमारे पास डेटा नहीं है। डेटा कहां से लाए? वहां तो युद्ध चल रहा है, हमें पहुंचने नहीं दे रहे हैं। हमारे यूनाइटेड नेशंस के जो वहां भोजन देने वाले करने वाले, वो भी सैकड़ों में मार दिया इसराइल के फोर्सेस ने। तो हम कैसे डिक्लेयर करें? तो इस डर से लोग ना कर रहे हैं। लेकिन यदि हम लास्ट वाला देखें तो वहां पे आंसू गैस चलता है, भगदड़ होता है और 50-60 लोग मारे जाते हैं। यह जो जानवरों जैसी तुमने स्थिति बना दी है बच्चों की और औरतों की, जो भूख के कारण रोक नहीं पा रहे हैं, वहां जा रहे हैं कि जहां मौत
50% से 60% अवश्यंभावी है, और तुम उसको भूखमरी का क्षेत्र नहीं डिक्लेयर कर रहे हो ताकि और भी भोजन आए और दबाव डाला जाए इसराइल पे, तो यह शर्मनाक बात है, यूनाइटेड नेशंस के लिए भी शर्मनाक बात है जी। शुक्रवार को ईरान फिर से E3 के साथ बातचीत करने जा रहा है, इस बार इस्तांबुल में। क्या 2015 वाला ही एजेंडा रहेगा, या अभी जो इजराइल ने हमले किए थे उससे पहले जो बातचीत हुई थी वो रहेगा, या नए मुद्दे रहेंगे ईरान के? 2015 वाला मुद्दा तो नहीं रहेगा, क्योंकि इनका जो भी ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन था जिसमें अमेरिका था, वो से बाहर निकल गया उस समय ट्रंप के पहले राष्ट्रपति बनने के बाद से। अब जहां तक E3 की बात है, जितना भी कूद ले, यानी फ्रांस, जर्मनी और इंग्लैंड जितना भी कूद ले कि हम जो है 2015 में यह कहते हैं कि यदि नहीं मानता है ईरान, अपने यहां नहीं आने देता है खोजबीन करने के लिए IAEA को, तो हम उस पर प्रतिबंध लगाएंगे अंतर्राष्ट्रीय नियमों के हिसाब से। हालांकि दुनिया में कहीं भी अंतर्राष्ट्रीय नियम लागू होने ऐसा कोई चीज नहीं है, वह यूनाइटेड नेशंस के हिसाब से। जबकि ईरान कहता है कि उस 2015 वाले में एग्रीमेंट में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है कि आप हमारे ऊपर प्रतिबंध लगा सकते हैं। दूसरी तरफ ईरान के विदेश मंत्री ने दोहराया फिर से कि कुछ भी हो जाए, जहां तक यूरेनियम का शांतिपूर्ण तरीके से इस्तेमाल करने की बात है, उसके संवर्धन करने की बात है, हम दोबारा करेंगे, हम उसके पीछे नहीं जाएंगे। हालांकि रशिया का इनडायरेक्ट या डायरेक्ट यह भी आया है कि तुम ये अभी टाइम बिंग के लिए बंद कर दो, जो भी कारण रहा हो, रशिया कुछ और दिख रहा हो। और अमेरिका का दबाव जो अलग तरफ से है वह तो जारी है, और ईरान के ऊपर बहुत तरह के प्रतिबंध भी है। तो क्या होता नहीं होता, मेरे हिसाब से ईरान के ऊपर दबाव डालने की कोशिश है, जिसके पीछे में इजराइल भी है, और इजराइल अपने जो एटम बम है उसको छोड़ने को कहीं से भी तैयार नहीं है जी। ये आपने जो आखिर में लाइन ली है, मुझे लगता है इस बार जो बातचीत होगी, चाहे E3 से हो चाहे अमेरिका से हो ईरान की, ईरान इसको प्रमुखता से रखेगा कि अगर हमारे पास नहीं तो फिर किसी के भी पास नहीं। खैर, अब रुक कर लेते हैं ट्रंप महान से जुड़ी खबरों का, और पहला जो इसमें अपडेट हमारे पास आ रहा है वो अमेरिका के एक पुलिस अधिकारी से जुड़ा हुआ है, जिसको अदालत ने 37 महीने की सजा सुनाई है। सवाल ये कि क्यों? ये आपका थोड़ा आवाज कट गया, शायद आप ब्रेट हेंकिंसन की बात कर रहे हैं ना, बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। जिनको अच्छा अच्छा ठीक है। तो ये जो है सो पुलिस ऑफिसर थे, और 2020 के आसपास में कहीं से खबर मिली थी कि कुछ ड्रग्स है, कुछ है, तो ये और भी पुलिस वालों के साथ जाके इनके यहाँ श्वेत महिला के घर में लोग गए। तो उनका जो भाई या जो भी इनका संबंधी था, उसे लगा कि ये गलत बात है, तो उसने एक हवाई फायर किया कि भाई ऐसे मत आना। उसने चिल्लाया भी कि हम लोग ऐसा कुछ गलत काम नहीं कर रहे हैं, तुम कौन हो। तो पुलिस वालों ने जबरदस्त अंधाधुंध बारिश की है, और सामने जब लड़की आई तो उसके ऊपर इन्होंने, यानी हैकिंसन ने, ब्रेट ने 6-7 गोलियां चलाई और उसे मार दिया। इनके ऊपर उस समय जब केस चला था तो लोअर कोर्ट ने इन्हें फ्री कर दिया कि नहीं, ये आत्मरक्षा के लिए चलाया गया था। लेकिन बाद में जब हायर कोर्ट में गया, यानी फेडरल कोर्ट में गया ऊपर में, तब उन्होंने कहा कि नहीं, ये गलत बात है, और इन्होंने उस महिला को या उस लड़की को यह मौका नहीं दिया कि अपनी बात कह सके, गोली चलाई। और इसलिए इनको करीब 33 महीने का इन्हें जेल के अंदर किया है। और 33 महीने के बाद एक और है कि 3 साल का इनके ऊपर निगरानी होगी छूटने के बाद से। अब इसके ऊपर ये तो साधारण सी बात है। देखिए, सबसे जो मजेदार या गुस्सा दिलाने वाली बात है वह यह है कि अमेरिकी सरकार, यानी वहां की फेडरल गवर्नमेंट कहती है कि भाई इनको जो है इतने समय से प्रताड़ित स्थिति में है कि इनको दंड मिले ना मिले वगैरह है, तो उसको उसमें जोड़ लिया जाए। नहीं, 2020-22 के बाद से तो 3 साल तो खत्म हो गया, तो इनको 3 साल और 3 साल 6 साल उससे मान लिया जाए, एक दिन के लिए इनको जेल में डालना छोड़ दिया जाए। यानी श्वेत बनाम अश्वेत ये स्थिति आ रही है। लाकि धन्यवाद फेडरल कोर्ट का, उसने कहा मजाक समझ रखे हैं क्या आप लोग, इनको 3 साल जेल में रहना पड़ेगा, 33 महीना, और उसके बाद 3 साल निगरानी में रहेंगे। तो निगरानी में तो बाहर में घूमते रहेंगे, कोई खास महत्व तो नहीं रहता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 6 महीना 3 महीना होते ही वहां की सरकार प्रेसिडेंट के आदेश से इनको फिर छोड़ देगी, दिखाने के लिए कि अमेरिका जो है सो गोरों का है, बाकी लोगों का नहीं है, चाहे वो भारतीय हो, चाहे वहां के काले हो, चाहे चीनी हो, चाहे कोई हो जी। बिल्कुल सही कहा। जो वहां के मूल निवासी हैं असल में, उनका भी आज अमेरिका नहीं रहा है। जैसे हमारे यहाँ भारत में भी कहा जाता है कि कुछ लोग आर्यन आए और उन्होंने आज तक यहाँ पर लोगों के ऊपर अपनी हुक्मरानी चला रखी है, और जो यहाँ का मूल निवासी है वो आज भी जंगलों में पड़ा हुआ है, उससे उसके अधिकार तक नहीं मिल पा रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपने बहुत बारीकी से तमाम चीजों पर रोशनी डाली। फिर आपके साथ किसी और मुद्दे पर जुड़ने की कोशिश करेंगे।
धन्यवाद। थैंक यू मिस्टर अक्रम।